हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो जो आपकी सीटेट की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम क्लास 6 और क्लास 7 की पॉलिटी हम कर चुके हैं। ये हमारी क्लास 8 की पॉलिटी है जिसका आज हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम ये जब पूरे 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम PYQs करेंगे। अब PYQs कौन से करेंगे, सारे एक साथ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी के सारे PYQs करेंगे। तो आपको क्या होगा कि आपने जैसे ये 6, 7, 8 की पॉलिटी अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप इन तीनों क्लासेस के ही PYQs करेंगे जो मैं हर वीडियो में कराऊंगी आपको। तो उससे क्या होगा, जो आपकी प्रिपरेशन है वो साथ के साथ होती चलेगी। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूरा कंटेंट पढ़ लिया फिर आप PYQs कर रहे हैं, फिर आप कंटेंट को रिवाइज कर रहे हैं। नहीं, साथ के साथ ही आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको PYQs का भी पता चलता रहेगा कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है हाशियाकरण की समझ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाशिया क्या होता है। मैं आपको अगर बताऊं तो वैसे तो इस एनसीईआरटी की बुक्स में ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज़ को समझाया गया है। जैसे आपकी ये नोटबुक है, नोटबुक का पेज है। आपने देखा होगा कि ये साइड में एक लाइन होती है और उसके बाद यहाँ पे बाकी की लाइंस होती हैं इस तरीके से। तो जो आप लिखते हो वो यहाँ पर लिखते हो, यहाँ पर लिखते नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं लिखता है। तो जो यहाँ पर है उस पन्ने का जो ये पोर्शन है उसको हाशिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है यहाँ पर, जहाँ पर आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उस पन्ने को हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशिया का मतलब होता है जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। आपने कभी ना कभी ये चीज़ देखी होगी या रियलाइज़ किया होगा कि जैसे कि कुछ लोग फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं लेकिन आपको नहीं खेलने के लिए मिल पाता है या आप उनके साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हो पाते हो। तो यही वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो अगर आप अपनी क्लास में ज़्यादातर बच्चे ऐसे नहीं हैं, यानी कि अगर किसी को म्यूज़िक या फिल्मों में अपनी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़े नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग है तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाती है कि जो आपके संगी साथी हैं वो आपको अपने बीच का नहीं मानेंगे। मतलब तो आप कैसा फील करेंगे, आप ऐसा ही फील करेंगे जैसा कि जो पेज था उसका जो ये पोर्शन था, आप इस तरीके का ही फील करेंगे। आप अपने आप को सेंटर में फील नहीं करेंगे। तो इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। मतलब आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हाशिया होता है। इसका मतलब यही है। वो किसी भी तरीके से होता है, चाहे तो आपका पहनावा अलग है, चाहे आपकी बोली अलग है, चाहे आपकी पसंद अलग है, चाहे आपका खेलने का तरीका, बैठने का तरीका अलग है। तो ये हर चीज़ में हो सकता है। आप कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। मतलब ये समाज उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है। उन्हें हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। उनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो अलग भाषा बोलते हैं, उनके रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, या वो बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे कि कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं, किसी के रीति रिवाज अलग हैं, कोई गरीब है या कोई जो इसकी सामाजिक हैसियत उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उन्हें किस तरीके का महसूस होता है, खुद को ऐसा महसूस होता है कि हम सबसे अलग हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हाशिए। कई बार हाशिए समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह ऐसा समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज में ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिसके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण की किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। वो मतलब
सिर्फ एक लेवल नहीं है जिसमें लोग इस तरीके का फील करते हैं, चाहे उनका आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, हर तरीके से सभी दायरों में वो इस तरीके के लिए महसूस करने के लिए विवश हो जाते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में आप 2 समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। मतलब ऐसे कौन से 2 समुदाय हैं जो हाशिए पर माने जाते हैं, आप इस पूरे चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है आदिवासी और हाशियाकरण। यहाँ पर एक ये स्टोरी है जो ये बताई जा रही है कि जो आदिवासी लोग थे वो किस तरीके से रहते थे और कैसे उनकी ज़मीन और जो उनका रहना सहना था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है जो ये बता रहे हैं। सोमा और हेलन दादाजी के साथ बैठकर टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। देखो दादाजी, आदिवासियों का नाच। हाँ, क्या हमारे बारे में वो और कुछ नहीं जानते हैं? मतलब आदिवासियों को वो हमेशा नाचते गाते ही क्यों देखते हैं? वो हमारे बारे में कुछ और नहीं जानते हैं। सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं होता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमारी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों में मिल जाती थी। हम वहीं अपनी धरती, जंगलों और नदियों से बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वो हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमें से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते थे हम उन्हें करने लगे। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते कि अगर आप अपनी ज़मीन बेच देंगे तो वे नौकरी पैसा देंगे। कुछ गाँव वाले बहुत खुश हुए और मान गए। उनको लगा कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं थे कि अंगूठे के निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची। अब जिन लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची उनके साथ उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, उन्हें धमकाने लगे और आखिरकार उन सबको ही अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और जो इनकी जीवन शैली थी वो रातों रात बदल गई। ओ दादू, हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार ने हमें बस थोड़ा सा पैसा दिया और अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बारे में फिर कभी नहीं मिल पाए। तो शहर में वो पैसे मुश्किल से थोड़े दिन ही चले। उसके पास हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। तो सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे और बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल को हमें बहुत याद आती थी। ये अपने उस टाइम को बता रहे हैं कि पहले ये आदिवासी किस तरीके से रहते थे। अब कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। तो ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पर। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी अपने गांव के बारे में बता सकते हो, इसमें कुछ काफ़ी सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगा। तो ये क्या बात कर रही हैं? दादाजी अपने बच्चों से बात कर रहे हैं और अपनी स्टोरी बता रहे हैं। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह से दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी के बारे में है और आप अब और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। वो क्या है कि आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी जो शब्द का मतलब होता है वो होता है मूल निवासी। ये एक ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। मतलब भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई नाम आपने सुना ही होगा ये सारे नाम। तो ये क्या है, सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। मतलब आदिवासी भी सिर्फ एक तरीके के नहीं होते हैं कि एक ही तरीके की प्रजाति है तो सारे लोग ऐसे होते नहीं। उसमें भी उनके 500 समूह हैं, 500 से भी ज़्यादा या उससे तरीके के हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम
नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मतलब देख रहे हैं भारत के कितने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये आदिवासी लोग रहते हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातियाँ और समूह रहते हैं। मतलब इनकी भी बहुत सारी जातियाँ प्रजातियाँ हैं और ये मतलब उड़ीसा में ही खाली 60 से ज़्यादा तो उड़ीसा में ही रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम है। जैसे लोग करते हैं ना, ऊंच नीच की जो भावना रखते हैं, भेदभाव करते हैं, आदिवासियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समूह या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब ये काफ़ी अलग तरीके से होते हैं और ऐसे ही वो जीना पसंद करते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब इस तरीके के उनके कोई धर्म नहीं होते हैं, अलग तरीके के उनके धर्म होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। मतलब जो उनकी पुरखों की ज़मीन होती है, उनका गांव हो गया या उनके पेड़ पौधे हो गए, उनकी वो पूजा करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। मतलब इसमें आपने देखा है कि जो गांव की पूरा होता है उनके लिए तो घर से बाहर की जाती है, लेकिन जो घर के होते हैं अपने पुरखों होते हैं जो अपने, उनकी जो पूजा करी जाती है, उपासना करी जाती है, वो घर में करी जाती है। जो आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव भक्तों, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासी के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम आगे बात करते हैं तो उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। मतलब एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि जो बंगाल और असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं हैं वो इन आदिवासियों के ही उदाहरण में आती है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। मतलब जो 19वीं आदिवासियों ने कौन सा धर्म अपनाया था? ईसाई धर्म अपनाया था, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बना गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसे कि मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। मतलब अब इनका क्या है, इन आदिवासी जितने भी ये लोग हैं इनकी लैंग्वेज भी अलग बोली जाती है। उनमें संथाली भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इनकी अलग से पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स इन लोगों की निकलती हैं। इंटरनेट पर भी आपको इनकी जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। जैसे कि ये आदिवासियों की फ़ोटो है और एक ये भी है, यहाँ पर वो डांस कर रहे हैं और यहाँ पर भी वो कुछ प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब आते हैं आदिवासियों और प्रचलित छवियाँ। अब ये क्या है, हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सव हो गए, सरकारी कार्यक्रम हो गए, बुक्स हो गई, फिल्म हो गए, उनमें उनका एक ही रूप हमेशा पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं और ज़्यादातर लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। मतलब इसलिए लोगों को लगता है कि जो उनका जीवन है वो इसी तरीके से आकर्षक, पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ है, क्योंकि उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है ज़्यादा। तो आदिवासियों पर भी यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। मतलब लोग क्या कहते हैं कि वो आज भी उसी दुनिया में वैसे ही रहना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग पहले मान लेते हैं कि वो बदल गए हैं या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं और वो नए विचार भी नहीं पसंद करते हैं। क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि जो खास समुदाय होते हैं उनकी बनी बनाई जो छवि से हम उनको देखते हैं, तो इस तरीके के समुदायों के साथ अक्सर बहुत भेदभाव होने लगता है। मतलब किसी के बारे में हमने कोई इमेज बना ली और फिर हम उसको उसी नज़रिए से देखेंगे तो क्या होगा, फिर हम उसके साथ एक टाइम बाद भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आदिवासी और विकास। मतलब आदिवासी का विकास किस तरीके से हुआ। अब भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटी, पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और ज़्यादातर स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से मिलते हैं। जो इसके अलावा हैं वो जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है।
इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। जो 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, मतलब बहुत जंगल थे हमारे देश में। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी वहीं पर रहते थे और इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ भी थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं थे। मतलब उस टाइम पे भी राजा महाराजाओं की सरकार थी या वो सब थे, लेकिन वो आदिवासी अपने आप में ही उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पकड़ थी कि वो उन लोगों के अधीन नहीं थे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासी पर निर्भर रहते थे। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि आदिवासियों पर निर्भर थे, ना कि आदिवासी उनके ऊपर निर्भर थे। तो यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर कम रहते थे, मतलब इधर उधर घूमते रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है। पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों, राज्य एवं निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुंच है। मतलब जिस तरीके से पहले वनों पर वो राज करते थे, आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। झारखंड और आसपास के इलाकों के जो आदिवासी थे 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय का उद्योग असम में उनके श्रम के बूते पर ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। मतलब जो आज असम में जो चाय फेमस हुई है या जो वहाँ कर चाय की इतने बागान हैं, वो किनकी वजह से ही हुए हैं? वो इन आदिवासियों की वजह से ही हुए हैं। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। मतलब जो उनकी संख्या है वो कितनी है? 70 लाख है। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासियों की मौत हो गई। और ये यहाँ पर इन्होंने नीचे एक आदिवासियों के लिए एक गीत बनाया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी इस तरीके का, पहले जो जहाँ जंगल हुआ करते थे बाहरी, वो इलाका अब इस तरीके का हो गया है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल उद्योगों, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए जो ताकतवर गुट रहे हैं, वो हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन छीन ली गई, निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि जो खनन और खनन परियोजनाओं के कारण व्यवस्थापित होने वालों में से 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। मतलब आदिवासी का आप देख रहे हो कि अब आपको पता चल रहा होगा कि आदिवासी क्या होते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज मिल रही है, किस तरीके से वो रहते थे, जंगलों पर उनका कितना दबदबा था। और लेकिन आज उनकी क्या स्थिति हो गई है, इसके बारे में भी आप जान रहे हैं। तो आदिवासी के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर जो ये लोग थे उनमें से 79% लोग आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों लंबे बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। मतलब उनके पास जितनी ज़मीन थी उसमें क्या हुआ कि जितने भी बहुत ज़्यादा एक जलाशय बना देते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उनमें भी चली गई है। उनको लोगों ने जंगलों में से भी ले ली है। तो इस तरीके से उनकी जो ज़मीन थी वो जा चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों में बंधी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 101 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो कि 40,564 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 543 वन्य जीव हैं। और ये एक ऐसे इलाके हैं जाकर मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। ये कौन सी ज़मीन है? जहाँ पर आदिवासी रहते थे। अब वहाँ उनसे उजाड़ दिया गया है और जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के लिए मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। वो उनकी जो परंपरागत निवास है, स्थानों के छिनने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे, छोटे मोटे उद्योग करने लगे।
इमारतों या निर्माण स्तरों पर बहुत कम वेतन वाली नौकरी करनी उन्हें पड़ी और वो गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते ही चले गए, क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं बची, अपना जंगल नहीं बचा, तो वो इस तरीके से और भी ज़्यादा फंसते ही चले गए। शहर में आ रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ गरीबी इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। आपने आसपास भी देखा होगा, आदिवासियों को झुग्गियों में रहते हैं, अलग तरीके का उनका पहनावा होता है, छोटे मोटे काम करते हैं, लोहे का कुछ सामान बना कर बेच रहे होते हैं, वो उस तरीके से आजकल जीवन जी रहे हैं। तो इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं और इनके बीच जो साक्षरता होती है, मतलब पढ़ाई लिखाई होती है, वो भी बहुत कम होती है। अब जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत भी बहुत नहीं हो पाते, मतलब कुछ और है ही नहीं उनकी आमदनी के स्रोत, तो वो सब भी खत्म हो जाते हैं। तो वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं, जो उनके जीने का अस्तित्व का स्रोत होता है। मतलब जो उनकी परंपरा हो गई, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, वो सब चले जाते हैं। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण व्यवस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, तो अब हम कैसे जिएंगे। ये जो एक आदिवासी है, ये वो कह रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी व्यवस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर बहुत दर्दनाक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है ये सुनकर के लोगों का घर छीन लिया गया, जब वो वहाँ रहते थे जो उस तरीके से हो गया। आज वो इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो किसी शहर में जाके छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन कर रहे हैं, या फिर अपना ही कोई लोहे का हो गया, मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, लोहे के बर्तन बेच रहे हैं, इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये आदिवासियों की आजकल कहानी हो गई है। बल्कि आप देख सकते हैं कि भारत में कितनी बड़ी जनसंख्या में आदिवासी थे। आपने असम में भी देखा था 70 लाख थे। तो वही एक बात है कि कितना बड़ा परिवार है इनका, कितनी बड़ी जनजाति है ये आदिवासी की, जो आज इस तरीके से रह रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वो है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अब ये क्या है, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब आपको ये देखना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को ये सुरक्षा क्यों दी जा रही है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। मतलब अल्पसंख्यक किसे कह रहे हैं यहाँ पर, कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से अगर जो कुछ पॉपुलेशन है वो कम लोगों की है तो उनको क्या कहा जाएगा, उनको अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि जो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, ऐसी सूरत में छोटे आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हशे पर खिसकते चले जा रहे हैं। मतलब जितने भी छोटे छोटे समुदाय हैं वो पहले जितने सेंटर में हुआ करते थे, अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनकी वो चीज़ें कम होती जा रही हैं और अब वो समुदाय यहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम अल्पसंख्यकों समुदायों की बहुसंख्यक समुदायों से सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं, मतलब जिससे कि उनके साथ भेदभाव ना हो और उनका कोई नुकसान भी ना हो। ऐसी कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। मतलब जो अल्पसंख्यक हो गए और बहुसंख्यक हो गए, इनके बीच में जो तनाव जब बढ़ जाता है तो और भी ज़्यादा असुरक्षा की भावना आ जाती है। अब संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। इसमें आप जो कि चैप्टर 5 है, इसमें आप पढ़ रहे हैं कि कानूनों को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका का एक अहम भूमिका निभाती है। इससे जो पहले वाला चैप्टर न्यायपालिका है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अब इसमें क्या है कि मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझते हैं। अब तक हमने किसके संदर्भ में समझा था, आदिवासियों के।
आदिवासियों के संबंध में समझा था, अब हम मुसलमानों के संबंध में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि ये हम पूरा चैप्टर जो है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो आप अगर एक फ्लो में आप देखते हैं तो एक फ्लो में एक बार में आप एक चैप्टर कर लेंगे, और जिस तरीके से आपका कंटेंट है, आपका सिलेबस इतना लेंदी है, आपको एक बार में एक चैप्टर पढ़ के पूरा उसको कंप्लीट करके अपने नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% थी। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता था, क्योंकि जो दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिलते थे जितने कि बाकी दूसरे समुदाय को मिलते थे। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाएं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। अब यहाँ पर 3 तालिका दी हुई है, मतलब टेबल्स दी हुई है। एक तो ये कि मूलभूत समुदाय में आपको ये देखना है कि 2008 और 9 के आंकड़ों में हिंदुओं को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, मुसलमानों को कितनी मिल रही हैं, ईसाई और सिख को कितनी मिल रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट तालिका है उसमें जो धर्मों के आधार पर जो साक्षरता दर है, मतलब वो कितनी है, वो टोटल 76 है, लेकिन हिंदुओं की कितनी है, मुस्लिमों की कितनी है, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, इनकी कितनी है। अब जो थर्ड टेबल है उसमें है कि सरकारी नौकरियों में परसेंट कितना है, हिंदुओं का परसेंट कितना है, मुसलमानों का परसेंट कितना है, ये भी आप देख सकते हैं कि आबादी इतनी है। और जो आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, पीएसयू है, पीएसयू और बैंकिंग, ये सब इसमें आप देख सकते हैं कि जो मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो कितना है यहाँ पर। अब ये आंकड़े क्या बताते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसमें न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इस समिति में भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। अब इस रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। मतलब इस समिति का गठन किया गया, इसके बारे में पता किया गया, आंकड़ों की जांच करी गई, उससे ये पता चला कि जो मुसलमानों की स्थिति है वो अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, या अन्य जितने भी हाशियाई समुदाय हैं उन्हीं की जैसी मिलती जुलती है। अब उदाहरण के लिए इन्होंने बताया गया कि 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मतलब 7 से जितने भी 16 साल तक के बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन की अगर बात करें तो बाकी समुदायों के हिसाब से उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत कम है। मुसलमानों के आर्थिक एवं सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं, मतलब इसका कोई एक नहीं है, कई तरीके के पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज होते हैं, उनके व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं। सब नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैस टोपी का चलन दिखाई देता है, जिससे ही हम उनकी पहचान कर पाते हैं। ये उनकी निशानियाँ एक तरीके से हैं, इसी कारण उन्हें अक्सर अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे बाकी हम लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बना देती है। वह उनको लगता है कि उनका पहनावा अलग है, उनकी सोच अलग है, वो हमारे जैसे नहीं है, तो इसी कारण उनके साथ भेदभाव की भावना बन जाती है। मुसलमानों की इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थिति में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, और अक्सर उनका यह गेटोइजेशन होने लगा है। कभी कभी ये पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को भी जन्म देता है। मतलब उनके साथ घृणा की जाने लगी है, हिंसा की जाने लगी है उनके साथ। अब इस चैप्टर के आपने ऊपर के भाग में क्या देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध होता है, और उसने पहले आपने आदिवासियों के बारे में पढ़ा था। क्लास 7 में जो आपने भारत में औरतें हैं उनकी असमान स्थिति के बारे में आप पढ़ चुके हैं, और इन सारी समुदायों के अनुभवों से आपको पता चलता है कि जो ये हाशियाकरण है एक ये बहुत बड़ी परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरीके की रणनीति, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि जो संविधान है उसमें परिभाषित अधिकारों और अन्य अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाते हैं जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाते हैं। चलो अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है
निष्कर्ष एक बार देख लेते हैं कि आपने क्या समझने का प्रयास किया है इस पूरे चैप्टर में कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है, और जितने भी समुदाय होते हैं उनके अनुभवों के ज़रिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि समुदायों के हाशिए पर रह जाने के कितने कितने अलग अलग कारण होते हैं, और उन्होंने और किस ये समुदाय जो होते हैं वो किस किस तरीके से अलग अलग महसूस करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है कि जो ये संबंध है इसका अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में भी कई और इस तरीके से समुदाय हैं, दलित भी इस तरीके का एक समुदाय ही है, और समुदाय के बारे में हम और ये जो समुदाय है इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी इसी से रिलेटेड है। तो हाशिएकरण की कमज़ोर सामाजिक हैसियत में नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। मतलब इनको ना ही एजुकेशन मिल पा रही है और ना ही बाकी के और रिसोर्सेज मिल पा रहे हैं। तो इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक तरह का हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हाशिएकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिशोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विविधता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों के बारे में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप इसी से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। चलिए ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरा ख़त्म होता है। डेली आपको पता है सुबह 11 बजे हमारी क्लास हो रही है, हमारी पॉलिटी चल रही है जो कि बहुत जल्दी अब ख़त्म हो पाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चों के साथ शेयर करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उनका जो एनसीईआरटी का बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उसके बाद हम बाकी की प्रिपरेशन भी करेंगे। चलिए, होप सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।